पतंजलि योगपीठ के सेवा प्रकल्प के कल के एपिसोड में आपने अभी तक देखा पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सालय, योग व षटकर्म चिकित्सा व अनुसंधान केंद्र, पंचकर्म चिकित्सा व अनुसंधान केंद्र और शल्य चिकित्सा व अनुसंधान केंद्र के सेवाओं के बारे में। और अब देखिए पतंजलि ग्रामोद्योग, दिव्य गौशाला, दंत चिकित्सा व अनुसंधान केंद्र, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे विभाग, पैथोलॉजी व अनुसंधान लैब, योग रिसर्च सेंटर और नेत्र चिकित्सा व अनुसंधान केंद्र की सेवाएं। अभी हम खड़े हैं पतंजलि योगपीठ के इन खेतों के अंदर और पतंजलि ग्रामोद्योग में जहां हमें लघु उद्योग, गृह उद्योगों को बढ़ाना है और जो विदेशी कंपनियां देश की आर्थिक लूट कर रही हैं उससे देश को बचाना है। पतंजलि ग्रामोद्योग को हम यदि एक वाक्य में कहें तो ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का, ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा संकल्प है। गाँव की बर्बादी का एक मुख्य कारण है ये विषैली खेती। तो गांव के उन्नति के मुख्य 5 कारण हैं। हम चाहते हैं कि भारत के गांव स्वावलंबी बने, गांव से पलायन रुके। भारत की असली आत्मा गांव में रहती है। हमने इस प्रक्रिया को शुरू किया है आदर्श ग्राम निर्माण योजना को कि हम विषम मुक्त खेती को अपनाएं, स्वदेशी खेती को अपनाएं, जो हमारी परंपरागत कुदरती खेती उसको हम अपनाएं, हम अपनी जो सनातन खेती की प्रक्रिया उसको अपनाएं। और उसके लिए पूरे पतंजलि योगपीठ का ये जो परिसर है, जितने भी खेत हैं उसी के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें कई तरह की कृषि तकनीकी को अपना रहे हैं हमारे भाई सुभाष शर्मा जी, भाई सुरेश देसाई जी, वो अलग अलग तरह के खेती के हम मॉडल डेवलप कर रहे हैं जिसको हम आगे आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ये जो पूरे के पूरे खेत हैं, यहाँ पर और इसके पीछे के खेतों में ये अलग अलग प्रकार की कृषि तकनीकियों को ले रहे हैं। और यहाँ जहाँ इस समय हम जहाँ जिस खेत में खड़े हैं ये हमारे बीजों के लिए हम इसको उपयोग कर रहे हैं कि हमारे जो देसी बीज हैं उनको हम कैसे हम प्रोटेक्ट करें, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन कैसे करें। और इसके लिए हमारी बहुत ही प्यारी बहन है संगीता, जिसको आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं। और इनके साथ में एक किसान लेकर के आए हैं क्योंकि मुख्य रूप से कार्य कर रही हैं अन्नदाना के माध्यम से बेंगलोर में। और मैंने कहा कि हमारा एक पूरा ग्रुप है जो भाई हमारे देवेंद्र शर्मा जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रहा है, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की महाराज जी के आशीर्वाद से। ये हमारी बहन संगीता जो बीजों के ऊपर बहुत अरसे से काम कर रही है। अभी अन्नदाना में हमारे पास 150 किस्म के देसी हेरिटेज प्रकार की सब्जियां के बीज हम लोग उसकी सुरक्षा और उत्पादन करते आ रहे हैं। और यहीं पर पतंजलि सीड प्रोडक्शन मॉडल फार्म, इसको हम बुलाते हैं बागवानी। बागवानी में हमारे पास 250 वेजिटेबल रेस बेड्स है और किसानों को तकनीकें हम सिखा रहे हैं कि कैसे हर किस्म की वैरायटी, जैसे 42 वैरायटीज़ हम इधर सुरक्षा करेंगे पहले और बीजों का उत्पादन। और जून महीने से यहाँ ट्रेनिंग भी हम शुरू कर देंगे। आप जून महीने में देखेंगे कि किस तरह से हम पूरे भारत में एक नई आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं। और ये खाद और कीटनाशक और तमाम तरह से जो किसानों को लूट रही कंपनियां हैं उससे हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। हमारे ये भाई सुरवीर सिंह जी बहुत प्यारे भाई हैं, देखने में ये बहुत एकदम सिंपल, दिमाग बहुत बड़े वैज्ञानिक का, और खेती में काम करते हैं। और बहन संगीता जी के साथ और सारे हमारे जितने भी एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है, हमारा एक बहुत अच्छी टीम बन गई है। एक पूरा फसल चक्र कैसे कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए अभी जैसे इधर उड़द के भी बीज तैयार कर रहे हैं, सब्जियों के साथ साथ मूंग के बीज तैयार कर रहे हैं, अलग अलग तरह की सारी खेती भी कर रहे हैं। जो प्राकृतिक खेती के जो तरीके हैं उसमें अपन गन्ना भी ले रहे हैं और गेहूं, बाजरा, सारी दालें, सब हर टाइम मौसम की सब चीज़ एक ही भूखंड से सबको, पशुओं के लिए भी, पक्षियों के लिए भी, घर के लिए भी, मेहमानों के लिए भी, और कीटों का संतुलन बनाने के लिए, कीटों के संतुलन बनाने के लिए हमने इस खेत में इस प्रकार से उड़द बोए हैं, उसकी पत्तियों के, उसके जड़ों के, उसके फूलों के हिसाब से, और इसके सहयोगी जैसे सन है, तिल है, बाजरा है, ज्वार है, लौकी है, धनिया है, मेथी है, इस तरह से 8-10 बीजों को और साथ साथ बोया विधिवत।
और उसको जिससे सिंचाई में भी और उसके छटाई में भी और उसके काटने में भी बहुत सहजता और सरलता दिखाई देगी आपको, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और गर्मियों की जो तेज़ हवाएं चलती हैं उसको सीमांत फसल के रूप में हमने बाजरा, सनई और सन इस तरह से उगाया है। प्रकृति से कैसे इसकी रक्षा करनी? हाँ, प्रकृति से प्राकृतिक जो प्रतिकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उनके साथ हम मिलकर कैसे जी सकते हैं, कैसे फसलों को स्वस्थ रख सकते हैं, वो कलाएं हमने विकसित की हैं। ये एक मॉडल बना रहे हैं करीब 50 एकड़ जमीन के ऊपर बीज उत्पादन का, और अलग अलग प्रकार की जो हमारी कुदरती खेती के तरीके हैं, प्राकृतिक विषम मुक्त कृषि के जो तरीके हमारे, तो पहले 50 एकड़ के ऊपर ये अलग अलग तरह की जो प्राकृतिक खेतियां हैं, विषम मुक्त कृषियां, उसके तरीके यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। जून महीने तक ये सारे तैयार हो जाएंगे। 50 एकड़ जमीन में ये ट्रेनिंग सेंटर है पूरा का पूरा, जिसमें एक पूरा का पूरा प्लॉट ये यहाँ पर है, दूसरा इसके पीछे है, फिर तीसरा इसके पीछे, फिर उधर गुरुकुल के साथ में है, फिर गौशाला है, ग्रामोद्योग का पूरा प्रकल्प है। किस तरह से लघु उद्योग और ग्राम उद्योगों को बढ़ा करके हम गाँव को स्वावलंबन दे सकते हैं, और गाय को कैसे हम आर्थिक दृष्टि से जो है अपने लिए उपयोगी हम पाते हैं, और किस तरह से जो गाय का जो इकोनॉमिक्स है वो भी हम बताएंगे कि 1 एकड़ जमीन के लिए जो है एक गाय तो 10 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है, और उससे जो पैदा होने वाले बैल आदि उसको भी हमें कत्ल खाने की भेजने की जरूरत नहीं, बल्कि खेतों की जो जुताई है वो बैलों से ही करनी चाहिए। ट्रैक्टर से जब जुताई करते हैं तो उससे जमीन के जो छिद्र हैं वो खत्म हो जाते हैं, केचुए मर जाते हैं और जमीन जो है बंजर हो जाती है। तो जो हमारी प्राकृतिक खेती थी उसके बहुत अलग अलग उसके वैज्ञानिक गहरे अर्थ हैं। जो हमारी ये कुदरती खेती है, विषम मुक्त खेती है, इस स्वदेशी खेती को, विषम मुक्त खेती को हमें विस्तार देना है और हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में आर्थिक रूप से भी सबल बनाना है, और धरती माता को माँ की तरह हमें सुरक्षित रखना है। अभी हम पतंजलि ग्रामोद्योग की मेधा उत्पाद इकाई के अंदर हैं। यहाँ पर हमारे भाई क्या नाम है, अबरार अहमद जी हैं, जो यहाँ पर ये अलग अलग तरह के जो तैयार कर रहे हैं हम सामान। जैसे ये मिट्टी की बनी हुई प्लेट है, फिर इसको पका दिया जाएगा, और ये जो है ग्लास है, दूध और चाय और मिल्क शेक आदि बहुत तरह से लोग आजकल इनका प्रयोग कर रहे हैं। और ये हमारे भाई गमला बना रहे हैं, और ये कितनी देर में तैयार हो जाता है एक गमला? 2 मिनट में तैयार हो जाता है एक गमला। तो ये अभी अभी का बनाया हुआ है, और जो है कितनी देर होगी इसको? आधा घंटा होगा। आधा घंटा हुआ है, और थोड़ी देर में सूख जाएगा और बाद में इसको पका दिया जाएगा। और ये अलग अलग तरह के और गिलास हैं, ये पकाए हुए गिलास हैं जिनको अभी पकाया जा चुका है, और जो है ये सकोरा है, ये प्लेट है, तो ये खूबसूरत भी है, और जो है एक ही जैसी शेप में सब तैयार हो रहे हैं क्योंकि हल्का सा यंत्र का प्रयोग किया गया है। पतंजलि ग्रामोद्योग में हम तैयार कर रहे हैं गोमूत्र के द्वारा ये हर्बल फिनाइल, और घर की शुद्धि प्राचीन काल से हमारे यहाँ गोमूत्र गोबर से ही किया करते थे। गोमूत्र से हम खाली 2 ही प्रोडक्ट बनाए, फिनाइल और गोमूत्र का अर्क, तो ही हम अपनी गौशालाओं को स्वावलंबी बना सकते हैं। और जो उनका गोबर है, गोमूत्र, उसको हम खेती में प्रयोग करके एक आर्थिक समृद्धि का नया इतिहास हम रच सकते हैं, और तमाम जो विदेशी कंपनियों के द्वारा लूट हो रही है उससे हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी यूनिट हमारी गौशाला से जो गोमूत्र आता है उससे अर्क बनाया जाता है, और उससे यही आपको जो है पतंजलि चिकित्सालयों के माध्यम से, आरोग्य केंद्रों के माध्यम से, और अब तो खुले बाजार में भी हम ये फिनाइल लेकर के आ रहे हैं। हमारा संकल्प है हर एक गौशाला के अंदर कम से कम एक तो ये फिनाइल बनाने वाली यूनिट, एक गोमूत्र का अर्क बनाने वाली जो प्रक्रिया है वो जरूर होनी चाहिए। और गोमूत्र और गोबर से कैसे हम खेती कर सकते हैं ये सबको जरूर सीखना चाहिए। इससे गाय बचेगी, हमारे खेत बचेंगे, और हिंदुस्तान के साथ साथ इंसान बचेंगे। यह गौशाला, और इस गौशाला में लगभग 8 से ज़्यादा किस्म की देसी गायें हैं जो आप देख रहे हैं, और सब बहुत ही स्वस्थ गायें हैं। देसी नस्ल के सांड हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं। ये गाय है, आप देखिए, आप इसका खाली इसका डील डोली नहीं, इसका ऊंद देखिए, और इनका एक एक गाय का
10-12 से लेकर के 15-15 किलो दूध है। देसी गाय की सारी नस्ल की सारी देसी नस्ल की गायें हैं जिनको आप देख रहे हैं। कोई साहिवाल नस्ल की है, कोई काकरोच नस्ल की है, कोई इसमें थारपारकर नस्ल की गायें हैं। और ये एक बहुत ही आदर्श मॉडल गौशाला का है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं इन गायों के, जो बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही स्वस्थ हैं, और इनकी उम्र भी बहुत थोड़ी है, इसलिए थोड़ा डर रहे हैं। और ये गाय ये गद्दे हैं जिनके ऊपर ये रहते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हार्ड नहीं है, ये स्पेशल गद्दे बनाए गए हैं। इनके ऊपर सारी की सारी गायें, छोटे बछड़े सब बहुत आनंद के साथ मस्ती से रहते हैं। इधर भी आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे गद्दे लगाए हुए हैं गायों के लिए, जिससे कि गायें खूब खुश रहें। और हम इन देसी नस्ल की गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए और इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक वे में रिसर्च हो, क्योंकि पशुओं के बारे में ज्ञान ना होने के कारण से, खास करके गोधन के बारे में ज्ञान ना होने के कारण से, एक गाय से हम करीब 1 लाख रुपए कम से कम हम आमदनी ले सकते हैं। इसका ज्ञान ना होने के कारण से हम गाय को, बछड़ों को, बैलों को हम कत्रखानों में भेज देते हैं। एक तरफ उससे जहां हम पाप के भागी होते हैं, वहीं हमारी आर्थिक समृद्धि भी अवरुद्ध हो जाती। आज इन गायों की नस्लें खत्म होती जा रही हैं। गाय की जो देसी प्रजातियां हैं वो खतरे में पड़ गई हैं। बहुत तरह का काम हमें इस भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए करना है, और उसको विविध रूपों में संपूर्ण रूप से ग्रामोदय का, राष्ट्रोदय का, भारतोदय का संकल्प लेकर के हम इस पतंजलि ग्रामोद्योग की संकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। यह है पतंजलि यूपीएच का डेंटल क्लिनिक, जहां पर हमारे डॉक्टर कुलदीप सिंह जी और उनकी पूरी टीम रोगियों का दांतों का इलाज करते हैं। ये दांतों के अलग अलग प्रकार की यहाँ पर शेप दिखाई गई हैं कि किस किस तरह से दांतों के रोग लोगों को होते हैं। और इस यहाँ पर अत्याधुनिक 3 क्लिनिक हैं, और उसमें पूरा जो सेटअप है, माने दांतों की क्लीनिंग से लेकर के और उनके एक्सरे से लेकर के ट्रीटमेंट में क्या क्या फैसिलिटी है अपने यहाँ? ट्रीटमेंट के लिए अपने यहाँ दांतों की सफाई से लेकर के दांतों के फिलिंग्स, रूट कैनाल की चिकित्सा और दांतों को लगाना, और क्या कहते हैं जैसे निकालने लगाने वाला टेंचर बनाना, डेंटल इम्प्लांट्स करना, और भी जो छोटे मोटे सर्जिकल से रूट कैनाल से लेकर, जी हाँ, रूट कैनाल भी करते हैं, उनके ऊपर कैप बनाना। और दांतों की तो 2 ही बीमारी हिंदुस्तान में समझते हैं कि दांत खराब हो गए तो सफाई करवा दी, और कहीं गड्ढा हो गया, कैविटी होगी तो उसको भरवा दिया। बाकी थोड़ा ठंडा गर्म पानी लगता है तो उसके लिए लोग अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। वैसे इसमें बहुत कुछ हमने योग और आयुर्वेद में भी किया है। आपसे और पूरी बात करेंगे तो अपने पूरा जो यहाँ अपने सब भाई जो सेवा कर रहे हैं इनका परिचय करवा देते हैं एक बार। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर संकल्प जी हैं हमारे, और डॉक्टर गुरप्रीत ओबराय जी। तो कुलदीप जी हमारे कितने साल हो गए? करीब 6 साल हो गए जब से क्लिनिक बना, पहले दिन से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और हमारे इन तीनों, क्योंकि 3 अत्याधुनिक जो बहुत ही साइंटिफिक और लेटेस्ट क्लिनिक हैं, इनमें सारी फैकल्टी है, और इन तीनों हमारे जो वरिष्ठ अनुभवी जो डॉक्टर्स हैं, और बड़ी सफाई से यहाँ पर बहुत ही होशियारी से, बहुत ही निपुणता के साथ कार्य कर रहे हैं। इनके पूरे स्टाफ मेंबर हैं जो हमारे भाई अमित, अवधेश, बलवीर और अरुण, योगेंद्र आदि सभी हमारे सहयोगी यहाँ पर हैं। आपको एक क्लिनिक का थोड़ा परिचय करवाते हैं कि किस तरह से दांतों का पूरा ट्रीटमेंट यहाँ उपलब्ध कराते हैं। दांतों के लिए पूरे विश्व में कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हमने बदला है अपने कार्य के द्वारा। जैसे बहुत ज़्यादा किसी को पायरिया हो जाए तो लोग ये मानते हैं कि पायरिया ठीक होता ही नहीं, फिर तो पूरी ज़िंदगी भर उसको सहना और उसको ढोना है। जबकि हमने कपालभाति 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक करवाया, और ये पाया कि जिनको एडवांस स्टेज का पायरिया था उनको भी हमने ठीक किया। नॉर्मल जो कैविटी होती है वो भी प्राणायाम से अपने आप भर जाती है। जब दांतों के ऊपर की झिल्ली बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत संवेदनशील हो जाती है, और जब गलत तरीके से ब्रश करते हैं तो ऊपर जो दांतों के क्या, डॉक्टर कुलदीप जी, क्या होता है? सर्वाइकल एब्रेशन बन जाता है यहाँ पर। हाँ, गलत तरीके से ब्रश करते हैं तो यहाँ पर दांत कट जाता है, सारा दांत कट जाता है। ये देखिए मसोड़े आपके कटे हुए देख रहे हैं,
और फिर ऊपर की जो झिल्ली होती है इसको क्या बोलते हैं? ये इनेमल होता है। एनिमल। तो एनिमल जो है वो जब घिस जाता है, लोग ऐसे जब इस तरह से करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो दांत ऐसे ही साफ करते हैं, और जब इस तरह से दांत साफ करते हैं तब वो और पूरे जोर से करते हैं। मैंने भी एक बार भूल की थी, मुझे पता था कि मुझसे भी भूल हो रही है, तो मैंने क्या किया कि दांतों को ये जैसे ऐसे मुंह खोल के और इसमें ऐसे ऐसे करना, वो कि भाई ये तो बड़ा ठीक है, इसमें कुछ ऐसे 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 करता था मैं, तो ऐसे 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 5-10 बार ही शायद करता था। वो मैंने करना बंद कर दिया। तीसरे दिन मेरे दांतों में जो ठंडा गर्म पानी लग रहा था वो बंद हो गया, तीसरे दिन खाली। तो इतना फर्क पड़ता है। और प्राणायाम तो हम सब कर ही रहे थे, उसके बावजूद भी गलती से तो ब्रश को हम बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे घिसते हैं, ऐसे ऐसे घिसते हैं, ऐसे ना घिस करके दांतों से ऐसे ही ब्रश करना चाहिए। और मंजन जब हम करते हैं तो बीच के उंगली से मसाज करनी चाहिए। मसाज हमारी पहले जो दांतों से होती थी वो बंद हो गई। और दांतों में मैंने कहा कि जैसे ये जब ऊपर की लेयर घिस जाती है तब एलोपैथ में क्या किया जाता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या के लिए अगर ज़्यादा घिस जाता है तो फिलिंग की जाती है, अदरवाइज कुछ डिसेंसिटाइजर होते हैं उनको पेस्ट करने के लिए कहते हैं। एक तो दांतों के रोगों से बचना, कचरा दांतों का खतरा है, तो कहीं पर भी अंदर कचरा नहीं रुकना चाहिए, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सबके दांतों का जो शेप है, डिजाइन है, वो एक जैसा नहीं होता। किसी किसी के बहुत गैप होता है, किसी का गैप कम होता है, किसी के दांतों का डिजाइन ऐसा होता है कि इसमें कचरा फंसने की ज्यादा संभावना रहती है। उसके लिए कई तरह के आजकल ब्रशेस भी उपलब्ध करवाते हैं। इंटरडेंटल ब्रश होते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ अपने जो क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या लोगों को उपचार देते हैं आप? अपने दांतों के लिए सबसे पहले तो जैसे महाराज जी ने आपने बताया कि दांतों की गंदगी फंसना ही बीमारी की जड़ होता है। तो सबसे पहले जो मरीज आता है उसे बताया जाता है कि कैसे बीमारियों को प्रिवेंट करना है, कैसे उसको बचाव करना है। उसके बाद जो उसे बीमारी हो गई है उसका क्या उपचार करना है, और जब उपचार हो जाएगा तो भविष्य में दोबारा ना हो और वो उपचार अच्छे से रहे, इसके लिए बताया जाता है कि क्या क्या उसे प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो आप दांतों की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाते हैं? महाराज जी, दांतों को बीमारी को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर उन क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जैसे कुछ डेंटल कैरीज होती हैं, इनमें डिफरेंट डेप्थ होती है टू नर्व तक पहुंचने के लिए बीमारी को, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरेज लेते हैं। एक्सरे लेते हैं। जो अपने एक्सरे आप कैसे करते हैं, मेरे करके दिखा दो। तो जो ये एक्सरे अपना डिजिटल एक्सरे है, इसमें 1 मिनट में हो जाता है एक्सरे, 1 मिनट भी नहीं लगता है, फायर करती है 1-2 मिनट में मेरा ही करके दिखा दो, मुझे भी पता लग जाएगा। मेरे को तो कोई दांतों की प्रॉब्लम नहीं। हम आपके नीचे वाले दांत का राइट लोअर लेते हैं, तो वही पकड़ना है, बस आपको बस जीभ ढीला रखना है, बिल्कुल कर दो। सारे दांत करो, चेक ही हो जाएगा पूरा का पूरा। ऊपर नीचे दाएं बाएं अलग अलग करते हैं? हाँ, अलग अलग होते हैं सारे। चलो चारों कर लो। थोड़ा सा ढीला करो, बस हो गया, कर दो। ये देखो, ये महाराज जी आपके अपने दांत हैं, ये मेरे दांत है। ये नीचे का है जो लिया था, ये ऊपर का है, राइट साइड अपर, और ये अपर लेफ्ट अपर साइड है, और ये लेफ्ट लोअर साइड है। कहा जाता है कि जैसे ये इंटरडेंटल ब्रश जो होता है, ये शुरू में जब हम यंग होते हैं उस समय ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो स्पेस होता है ये भरा होता है, यहाँ तक बोन होती है, तो इसमें खाना फंसने की जगह ही नहीं होती है कि खाना फंसेगा तो उसे साफ भी नहीं करना होता, और इसीलिए यहाँ पर खाना फंसता है। बाद में धीरे धीरे जा करके ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, पायरिया बनेगा, इसी में चूँकि खाना फंस रहा है तो कीड़ा भी लगेगा, सारी बीमारियाँ फिर यहीं से शुरू होती हैं। तो अगर हम केवल इसको कह सकते हैं बचाव की तरह अगर केवल इसे यूज करना शुरू कर दें शाम को एक बार सोने के पहले, ताकि जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह बिल्कुल साफ़ हो। हम नॉर्मल ब्रशिंग करते हैं, सारे मसूड़े साफ़ हो गए, इसको करके दांतों के बीच में साफ़ कर दिया, जब भोजन नहीं होगा, भोजन के कण नहीं होंगे बीच में, तो बीमारी भी नहीं बनेगी। तो इससे बहुत हद तक कह सकते हैं कि 90% तक हम बीमारियों का बचाव कर सकते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट में इम्प्लांट बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इस इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी महाराज जी, जैसे दांत लगाने के लिए होता है तो 3 विधियों से दांत लगाते हैं। एक तो निकालने लगाने वाली प्लेट होती है जो कि डेली पहनी और निकाली जाती है। दूसरी विधि होती है कि हम जो दांत नहीं हैं, क्योंकि वो निकालने वाली है तो फिर वो है ना कि पूरा का पूरा जबड़ा ही खराब हो तो पूरा निकालना पड़ेगा, लेकिन एक दांत बीच का खराब हो गया, इसलिए आजकल डेंटल इम्प्लांट्स को प्रेफर करते हैं दांत लगाने के लिए,
क्योंकि ये अच्छा अत्याधुनिक उसमें विधि है। फिर सेट करने के लिए कोई जरूरत नहीं जी नहीं, ये अत्याधुनिक विधि होती है। इसमें करती हैं कि जिस जगह पर दांत नहीं होता है वहाँ पर थोड़ा सा हड्डी खोल करके एक ड्रिलिंग करते हैं और एक डेंटल इम्प्लांट हड्डी के अंदर छेद कर देते हैं। ये इसका एक्सरे है। यहाँ पर ये 2 दांत नहीं है इस व्यक्ति के। दिखाई जी हाँ, ये नहीं है एक्सरे, ये दांत है सारे, ये दांत है और यहाँ पर कोई दांत नहीं है। तो इसके करने के लिए एक सर्जिकल विधि होती है। इसमें हम थोड़ा सा मसूड़ा काटेंगे आपका, मसूड़े को काट के रिफ्लेक्ट करेंगे। जब हड्डी दिख जाएगी तो उसमें एक ड्रिलिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस तरह से। जी हाँ, एक छेद करते हैं और उसमें फिर हम डेंटल इम्प्लांट्स डालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। इसके बाद 3 महीने बाद हम इसमें इम्प्लांट्स को ओपन करेंगे। 3 महीने तक ये जो छिद्र करते हैं इसमें गंदगी नहीं जमा होती? नहीं, ये इम्प्लांट चला जाता है। उस जब छिद्र किया उसमें तो हम इम्प्लांट ड्रिल करके डाल दिया हमने। ये जो इम्प्लांट्स रखा हुआ है, अच्छा, हाँ, ये उसके अंदर चला जाएगा हड्डी। तो उसको मतलब पैक कर दिया? जी हाँ, पैक करके उसको स्टिच कर देंगे, पूरा टाके लगा देंगे, बंद कर देंगे। पेशेंट को कुछ पता नहीं चलेगा बाहर से कुछ हुआ है उसका या कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही वापस जाएगा। उसके बाद वो 3 महीने देर लगती है इसमें? एक इम्प्लांट करने में 30 से 45 मिनट, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत होता है, सर्जिकल होता है, तो पूरा उसी हिसाब से मेंटेन किया जाता है। तो ये इम्प्लांट्स उसमें पड़ जाएंगे। 3 महीने तक ये हड्डी से जुड़ेगा इसमें जाकर के। जैसे ये दांत, नेचुरल दांत जो होता है, 3 महीने बाद दोबारा बुलाएंगे? 3 महीने बाद दोबारा बुलाएंगे। ये इम्प्लांट्स के एक्सरे देखिए जो हमने अभी डाले। पहले जब यहाँ पर था तो कोई दांत वो नहीं था, और अब ये इम्प्लांट्स हो गए। ये 2 इम्प्लांट्स पड़े हुए हैं और ये पेशेंट है। नए दांत कौन से हैं इसके? ये और ये। और ज़्यादा साफ लग रहे हैं। जी ये दांत किस चीज़ के बनाते हैं? ये दांत होते हैं पोर्सलिन होता है, मेटल पोर्सलिन होता है, दांत के कलर का होता है बिल्कुल। इसमें जो भी जिस व्यक्ति का जो भी शेड होता है दांत का, उसी शेड के लगा देते हैं। तो इसको पता नहीं लगता कि इसमें नकली है। मरीज भी नहीं बता सकता। अगर उसको शीशा दिखा दें कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है, मतलब बाहर का आदमी तो बता ही नहीं सकता, पेशेंट भी नहीं बता पाएगा। अगर उसको भी 2-4-10 दिन बाद पूछे कौन सा लगा था तो कंफ्यूज जाएगा। तो ये बहुत पूरे देश में गिने चुने स्थानों पर ये सुविधा उपलब्ध होती है। जो निपुण डॉक्टर होते हैं, बहुत एक्सपर्ट डेंटल, जिनको महारत हासिल है, वो इस काम को करते हैं। तो जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और उसमें आप देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, कमर में दर्द होता है, घुटने दुखते हैं, वहाँ की हड्डियों में लॉस होता है, डिजनरेशन होता है, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। तो ये दांत भी एक तरह की हमारी हड्डियां हैं और उसमें भी जो है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हमारी पूरी बॉडी में होता है तो दांतों में भी वो प्रॉब्लम होती है। और जो है जैसे पूरे शरीर में घुटने घिसने लगते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो हमारी हड्डियां हैं वो नुकीली होने लगती हैं और उससे फिर पेन होता है। तो उसी तरह से हमारी दांतों की हड्डियों में भी जो लॉस होता है उससे हम बच सकते हैं। अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा पूरी रखें, उनको साफ पूरा रखें, कपालभाति प्राणायाम पूरा करते रहें, तो आप 100 साल तक अपने दांतों को अच्छा रख सकते हैं। और यदि आपको दांतों की कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आप पतंजलि योगपीठ में आकर के सामान्य दांतों की बीमारी से लेकर के जो आपको दांतों का कोई गंभीर रोग है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। गौरवशाली एवं ऐतिहासिक प्रांत गोवा, जिसने विदेशी लूटपाट एवं अत्याचार से लेकर के अब स्वतंत्र भारत में भी भ्रष्टाचार की मार को झेला है। लगभग 7 लाख करोड़ की लोहे की लूट यहां से हो चुकी है और अभी लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का लौह अयस्क मिट्टी में है। ऐसे गोवा की भाषा, संस्कृति, सभ्यता एवं स्वाभिमान सभी कुछ दांव पर लगा है। सुरा एवं सुंदरी का खुला खेल चल रहा है और सत्ताधीश मौन होकर तमाशबीन बने हुए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में देश को बचाने के साथ साथ गोवा को बचाने का संकल्प एक योगी, योद्धा एवं एक संत स्वामी रामदेव जी ने लिया है। 26 फरवरी रविवार को श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी आजाद मैदान में गोवा को हक दिलाने एवं लूट से बचाने के लिए गोवा बचाओ सत्याग्रह प्रातः 6 बजे से आरंभ कर रहे हैं। प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक श्रद्धेय स्वामी जी योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान एवं यज्ञ के अनुष्ठान के साथ सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। सभी देशभक्त गोवा के जागरूक नागरिकों से हम आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। नाड़ी निदान के अलावा पतंजलि योगपीठ में हम आधुनिक जो भी तरीके हैं डायग्नोसिस के, उन सबको अपनाते हैं और ट्रीटमेंट हम अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके द्वारा देते हैं।
जैसे हम ये क्लेम ही नहीं करते, हमने ये करके दिखाया है कि यूट्रस में फाइब्रोस हैं, ओवरी में सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। वो प्राणायाम के करने से गांठें यूट्रस की ओवरी की ठीक हो जाती हैं। इसका हम पता कैसे लगाएंगे? बढ़ा हुआ प्रोस्टेट कम हो जाता है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा सहारा अल्ट्रासाउंड का। और हड्डियों के अंदर जो डिजनरेशन हो रहा है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम एक्सरे का सहारा लेते हैं। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की पूरी यूनिट है। एक्सरे की यूनिट को हमारे भाई धीरेन्द्र सिंह जी हैं जो उसके टेक्निकल हेड हैं, और हमारे डॉक्टर हरपाल सिंह जी। और जब कोई लेडीज पेशेंट आते हैं तो उनका सहयोग करने के लिए हैं हमारी बहन रजनी तोमर बहन। तो ये जो है पूरा एक विभाग है। ये जहां अभी हम खड़े हैं ये पूरा का पूरा जो है डायग्नोसिस का वो सिस्टम है जो लेटेस्ट है। अपने अल्ट्रासाउंड में क्या विशेषता है यहाँ? अल्ट्रासाउंड में हमारे पास में सीमेंस की मशीन है यहाँ पर, और उसमें दोनों तरह के प्रोब है। एक होता है कन्वेक्स प्रोब, एक लीनियर प्रोब। कन्वेक्स प्रोब में हम लोग उसकी पेट की सब तरह की बीमारियां, जैसे कि लिवर में कुछ सूजन है, किडनी में पथरी है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, पेट में पानी भर जाता है, पेट में कोई गांठ है, यूट्रस में या ओवरी में गांठ है, उस सब का हम निदान कर सकते हैं। और जो लीनियर प्रोब है उसके द्वारा हम थायराइड की कोई बीमारियां हैं, या ब्रेस्ट में कोई सिस्ट है या गांठ है, या स्क्रोटम में उसके कोई प्रॉब्लम है, सूजन है, गांठ है, पानी भर गया है, उस सब का हम निदान कर सकते हैं। तो जो जनरल एक्सरे है उससे यहाँ पर खास क्या है? जनरल एक्सरे में क्योंकि यहाँ पर हमारे एक तो अच्छी क्वालिटी की सीमेंस की मशीन है, और उसमें सीआर सिस्टम है। सीआर सिस्टम में यानी कि हमें पुराने ज़माने की तरह वो डार्क रूम में जाके वो फिल्म को डेवलप करना वैसा नहीं है, लेकिन एक मशीन है, मशीन में हम कैसे डालेंगे तो अपने आप ही उसकी फिल्म उसके अंदर आती है। और अल्ट्रासाउंड में भी? अल्ट्रासाउंड में तो हमारे पास अच्छी मशीन है, आधुनिक मशीन है। तो उसमें कोई क्या उसकी खास विशेषता है? नहीं, इसमें हम मैंने जैसे कहा ना कि दोनों तरह की हम जांच कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट मशीन है। पुराने ज़माने की मशीन में सिर्फ एक तरह का प्रोब होता था, उसमें हम सिर्फ वही के उसी से हम सब तरह की जांच पड़ताल करते थे। इसमें दो तरह के प्रोब हैं तो दोनों तरह की हम जांच कर सकते हैं। रोगियों का उपचार से पहले और उपचार के बाद जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब पता लगता है कि प्राणायाम का और आयुर्वेद की औषधियों का उनकी बीमारी पर क्या असर हुआ है। प्राणायाम से पहले उनको यदि कोई गांठ थी यूट्रस में, ओवरी में, या सिस्ट थी ब्रेस्ट के अंदर, या उनके जो है स्टोन थे उनकी किडनी के अंदर, तो और या गले में गांठ आदि थी, तो ये अल्ट्रासाउंड से हम यहाँ उनको चेक करते हैं प्री और पोस्ट, उससे हमें पता लग जाता है। और जो है अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ साथ हमारे दाएं और ये दूसरी और मशीन है, इसको क्या बोलते हैं डॉक्टर? कलर डॉपलर। ये कलर डॉपलर इसको बोला जाता है। ये दूसरी मशीन है जो काफी एडवांस है। अस्थि रोगों के लिए, हड्डी के रोगों के लिए एक्सरे का बहुत बड़ा महत्व होता है, उपचार के पहले और उपचार के बाद, और उसके साथ साथ जो फेफड़े से संबंधित रोग होते हैं उसके लिए। तो अस्थि रोगों के लिए और फुफ्फुस रोगों के लिए, अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितने भी डिजीजेज हैं और जितने भी अस्थि संस्थान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनका डायग्नोसिस करने के लिए, उनका निदान करने के लिए ये आधुनिकतम प्रक्रिया हमने अपनाई है, जिससे कि इस लेटेस्ट मशीन के द्वारा कितनी देर लगती है धीरेन्द्र जी? करीब एक पेशेंट का हम एक्सरे लेते हैं तो सर इसको केवल 1.5 मिनट लगता है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। 30 सेकंड के अंदर इसका हम केवल जो है प्रिंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ये मशीन को जिस स्थान का एक्सरे लेना है, हाँ जी, कि घुटनों का लेना है, कि कमर का लेना है, कि गर्दन का लेना है, तो उसी हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद फिर मेजरमेंट ले करके उतने ही एरिया में, जैसे कि रेडिएशन भी ना लगे ज़्यादा पेशेंट को, हमारी मशीन के अंदर रेडिएशन कलेक्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे, जिससे जो है किसी भी मैंने सुना रेडिएशन का असर तो जो है आस पड़ोस के लोगों पर भी होता है। महाराज जी, अगर एक्सरे पड़ती हैं तो स्कैटर रेडिएशन निकलता है, उससे पड़ता है थोड़ा बहुत असर, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये हमारी मशीन 500 mA की है, इस वजह से इसमें बहुत कम रेडिएशन निकलता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से पेशेंट का वो जो है वो कहाँ जाता है पिक्चर? यहाँ से हम एक कैसेट लगाते हैं इनके, मान लीजिए हमने इनका एक्सरे लिया है, हाँ। तो एक कैसेट लगाते हैं, कैसेट लेकर के हम यहाँ से इस रीडर में लगा देते हैं। वो कैसेट यहाँ लगाते हैं? हाँ जी, ये कैसेट है हमारे पास। ये कैसेट
हम इसे लगाते हैं, इसमें एक्सरे से लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं इसका, और उसके बाद फिर जो है इसको इस रीडर में लगा देते हैं। अच्छा, ये रीडर रीड कर, और यहाँ से फिर इसके बाद सीधा हम इसमें प्रिंटर ले सकते हैं। तो ये सामने प्रिंट। हाँ जी, 30 सेकंड के अंदर इसमें प्रिंट आ जाता है। तो करीब 1.5 मिनट लगते हैं एक हाँ जी, पेशेंट। केवल एक पेशेंट में 1.5 मिनट लगते हैं, जबकि पहले प्रक्रिया होती थी, अगर सुबह हुआ है तो 4 घंटे बाद एक्सरे मिला करता था। वो आजकल धुलाई करते थे, ये धुलाई सब करना करते होता था, वो सब चीज़ जो है। हम ये कैसेट में एक्सरे करने के बाद इस कैसेट को लेके आते हैं और इस रीडर में ऐसे डाल देते हैं, और ये रीड करने लग जाता है। कितनी देर लगती है इसमें? बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगते हैं, और 15 सेकंड के बाद फिर हमारी पिक्चर हमारे इस मॉनिटर में आ जाती है। यहाँ पर आ जाती है, ये सामने इस मॉनिटर में आ जाती है। दोनों मॉनिटर्स में क्या फ़र्क है? ये मॉनिटर जो है इसमें थोड़ा, अगर पिक्चर की क्वालिटी के लिए ज़्यादा अच्छी करनी है तो उसके लिए इसमें आकर के हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्टोरेज होता है, और यहाँ से ही हम प्रिंट भी दे सकते हैं उसको। इसमें स्टोरेज होता है कम्प्लीटली, मतलब शुरुआत में सबसे पहले इसमें होती है, इसके बाद फिर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ से फिर जो है हम सीधा यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, मात्र 30 सेकंड के अंदर प्रिंट निकल जाता है। तो ये विज्ञान का परिणाम है कि जो काम 4-4 घंटे में हुआ करते थे, वो काम अब 1.5 मिनट में हो जाते हैं, और पेशेंट को पता लग जाता है कि उसके शरीर की भीतर की हालात कैसी है। यह पतंजलि योगपीठ की अत्याधुनिक पैथोलॉजिकल लैब, और इसमें पेशेंट्स के उपचार से पहले, शिविर से पहले और उपचार के बाद, शिविर के बाद टेस्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास में हर दिन हजारों लोगों का हम ये रक्त का परीक्षण कर सकते हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर के मेहता जी, जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, और हमारे भाई मनोज जो प्रारंभ से ही इस अपने लैब के यहाँ इस सेवा में इंचार्ज के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो अपने यहाँ कितनी फैसिलिटी है, यहाँ कितने रोगियों की, हर दिन कितने रोगियों का हम कितने प्रकार की टेस्ट कर सकते हैं? हम यहाँ पर ऑटोमेटिक, फुल्ली कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि एक्सेल अरबा मशीन में 600 टेस्ट कर सकती है, और 300 की 2 मशीनें हैं। इस तरीके से हम 1200 रोगियों का दिन भर में यहाँ टेस्ट बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास ऑटोमेटिक फुल्ली कंप्यूटराइज हीमोमेट्रिक मशीन है, जिसमें हम ब्लड के CBC काउंट वगैरह फुल्ली कर सकते हैं। हम दिन भर में 1000 से ऊपर पेशेंट्स का यहाँ जांच कर सकते हैं। जब कैंप में आएंगे 1000-2000 जितना भी लोड होता है, हम एक दिन में निपटा सकते हैं इसको। तो यदि हमारे शिविरों के दौरान जैसे रोगी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ, तब भी उस हम दौरान उस दौरान हम यदि हम 12 घंटे काम करते हैं। तो 12-24 घंटे यदि काम हम करें, हाँ, तो तब फिर भी 4-5 हज़ार रोगियों तक भी जांच हम हो यहाँ पर उनकी जांचें कर सकते हैं। और शिविर के पहले और बाद में उनके कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क पड़ता है, हीमोग्लोबिन में क्या फ़र्क पड़ता है, क्रिएटिनिन में क्या असर पड़ता है, ये सारे जो सामान्य टेस्टों के अलावा यहाँ कैंसर मार्कर्स की भी व्यवस्था है, और हार्मोन ऐसे भी यहाँ होते हैं, थायराइड जैसे T3, T4, TSH है, प्रोलैक्टिन है, FSH है, और इस तरीके से और भी जितने हमारे पास हार्मोन्स अवेलेबल हैं, तो हार्मोन्स के टेस्टिंग की है, सामान्य परीक्षण की व्यवस्था है। और कैंसर की फाइन नीडल एस्पिरेशन FNAC जांच है, वो भी हम करते हैं। जैसे किसी पेशेंट में तुरंत पता करना कैंसर है कि नहीं है, तो FNAC जांच है, जिसको कि हम प्राइमरी डायग्नोसिस पे उसको पता कर सकते हैं। तो ये पूरी पतंजलि की लैब लगभग पिछले 6 साल से ये बहुत प्रामाणिकता के साथ कार्य कर रही है, और जितने भी यहाँ पर रोगी आते हैं चिकित्सा के लिए OPD में, जो यहाँ पर रेसिडेंशियल कैंप्स में रोगी आते हैं, और जो योगग्राम में रोगी आते हैं, उन सब के परीक्षण की यहाँ ये इंडोर फैसिलिटी है, और बहुत सस्ते मूल्य में यहाँ हम ये जांचें करवाते हैं। जो जांचें दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर आदि में होती हैं, लगभग उससे आधे रेट में यहाँ पर पूरे जांचों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि यहाँ पर जो उस जांच के दौरान जो खर्चा भी लगता है, क्योंकि किट आती है, और उस किट्स के जो खर्चे होते हैं, जो इसके संचालन के लिए जो एक व्यवस्था होती है, बस उतना हम रोगियों से लेते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये पूरी पैथोलॉजिकल लैब यहाँ संचालित होती है।
अभी हम पतंजलि योगपीठ के योग रिसर्च फैकल्टी में हैं। डॉक्टर सरले टेलिस के मार्गदर्शन में, वो हेड हैं हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के, और देश और दुनिया के टॉप साइंटिस्टों में से एक हैं जो योग के ऊपर रिसर्च करते हैं। आज तक दुनिया में करीब 1500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, और उसमें अकेले डॉक्टर सरले टेलिस के भी कितने पेपर होंगे डॉक्टर नीलकमल जी? अराउंड 158 करीब 158 के करीब डॉक्टर सरले टेलिस ने ही योग के ऊपर रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। और पतंजलि योगपीठ में आने के बाद भी पिछले कितने सालों से डॉक्टर सरले टेलिस यहाँ पर सेवा दे रही है? 4 साल। करीब 4 सालों से। उसमें भी नेशनल इंटरनेशनल बहुत से जो जर्नल्स हैं उनके अंदर यहाँ के रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए। और कुछ चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो, जो है जो रिसर्च के रिपोर्ट्स हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार की फैकल्टीज़ हैं जिससे हम रोगियों के ऊपर अनुसंधान का कार्य करते हैं, योग के जो प्रभाव हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। डॉक्टर नीलकमल हमारे साथ में हैं। क्या क्या फैकल्टी हैं अपने यहाँ पर रिसर्च के लिए? हमारे यहाँ न्यूरोफिजियोलॉजी का फैकल्टी है, परसेप्शन एंड मोटर स्किल्स का है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस का है, और मेटाबॉलिक स्टडीज़ का है। तो यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, यहाँ पर किस चीज़ का करते हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग EEG टेस्ट कर सकते हैं, EEG टेस्ट करते हैं, और ब्लड हेमोडायनामिक्स भी। तो यहाँ EEG के बारे में पूरा का पूरा सेटअप है। और ये EEG करने के लिए पेशेंट को यहाँ पर बैठाया जाता है, उधर फिर मॉनिटर पर उसको मॉनिटरिंग किया जाता है। और EEG से किस चीज़ का मापन होता है? ये सब पेशेंट के साथ लगाए जाते हैं। हाँ जी, ये इलेक्ट्रोड्स है जो पेशेंट्स के सर पे लगाया जाता है। तो इससे मुख्यतः जो हमारा मस्तिष्क का जो फंक्शन है उसको स्टडी करते हैं। हाँ, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को चेक, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसको चेक करते हैं। और उसके लिए ये लेटेस्ट मशीन है। और योग के पहले उनका टेस्ट होता है, योग के बाद? योग के पहले, योग के बाद, और योग करते समय जो उसके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह। यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जो परसेप्शन एंड मोटर स्किल से रिलेटेड है। जैसे कि ये मुलर लायर एपरेटस है जो इंसान के ऑप्टिकल इल्यूजन को नापते हैं। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन जो है योग करने से पहले और करने के बाद क्या अंतर आता है, हम इस इक्विपमेंट से देख सकते हैं। और इसमें क्या देखते हैं? ये ग्रिप स्ट्रेंथ देख सकते हैं, लोगों का जो ग्रिप का स्ट्रेंथ है वो हम देख सकते हैं। इसमें ऐसे कि प्राणायाम करने के पहले, आसन, हाँ, व्यायाम करने के पहले और बाद में उसका क्या क्या अंतर आता है। और इसमें और क्या क्या है? ये फिंगर डेक्सटरिटी टेक्स है। ये जो पिंस है इस होल में हम डालने के लिए बोलते हैं, इसको हम ये फिंगर का जो डेक्सटरिटी है वो हम नापते हैं। जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट, बीपी का पेशेंट, ये कम होता है। और इसमें क्या करते हैं? ये शेप एंड साइज डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो काउंटर देख रहे हैं या जो होल्स देख रहे हैं उसके हिसाब से ये डालना है हम लोगों को, ये प्लेट्स। तो ये हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ये कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा, कितना जल्दी और कितना कैसे डालता है, कैसे डालते हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो ये कहाँ फंस रहा है, हाँ, कितना उसको अंदर जा ही नहीं रहा है, कोई जा रहा है। अलग अलग प्लेट्स के लिए अलग अलग जगह है। तो ये कैसे चुन पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, उनका IQ लेवल इससे टेस्ट करते हैं। हाँ जी। और ये सब इसमें क्या करते हैं यहाँ? ये हम लोग मेटाबॉलिक स्टडी यहाँ पे हमारे स्टाफ्स भेजते हैं जो डेटा एंट्री वगैरह, पेपर राइटिंग वगैरह के लिए काम करते हैं। और इस पे दौड़ा लगवाते हैं। हम लोग ये एनर्जी कंजम्पशन स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको, फिटनेस स्टडीज़ के लिए। यहाँ पर क्या करते हैं डॉक्टर कमल? ये ऑटोनोमिक फंक्शन टेस्टिंग लैब है। इसमें हम लोग पॉलीग्राफ के थ्रू 16 वेरिएबल्स मेजर कर सकते हैं, जैसे ECG, रेस्पिरेटरी रेट, गाल्वानिक स्किन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर पेशेंट को लेटा देते हैं? यहाँ पर लेटा देते हैं। अगर कोई रिलैक्सेशन टेक्निक करना है तो, या प्राणायाम या मेडिटेशन करना है तो इधर बिठा देते हैं। यहाँ बैठा करके फिर उसको ये सारे यंत्र फिट कर देते हैं। फिट करके और उसको उस समय मान लीजिए शवासन करा रहे हैं तो लिटा देंगे, हाँ, या मेडिटेशन कर रहे हैं तो यहाँ बैठा करके उसको ये सारे यंत्र लगा देते हैं। सारे लीड्स लगा के हम लोग रेस्पिरेशन 2 तरह के चेक कर सकते हैं, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन और थोरेसिक रेस्पिरेशन। और ECG चेक कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट चेक कर सकते हैं, GSR चेक करते हैं, जो सारे ऑटोनोमिक फंक्शंस है।
तो ये सारी लीड्स लगा देते हैं। हाँ जी। और उसके बाद उधर बैठ करके मॉनिटर करते हैं। ये लाइट ऑफ कर देंगे। ये साउंड एटेन्यूएटेड रूम है, जो साउंड बहुत कम किया जाता है इसमें, तो सब्जेक्ट को कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होता। तो योग से हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे एक एक सेल से लेकर के और सेल के पूरे स्ट्रक्चर पर, सेल के पूरे कैरेक्टर पर और हमारे पूरे सिस्टम पर, अर्थात हमारे रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सेक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑटोइम्यून सिस्टम पर पूरा का पूरा क्या असर होता है, उसके मापने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके हैं। तो उसमें से कुछ खास तरीकों के बारे में यहाँ आपको अवगत करा रहे कि योग से क्या क्या इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर पड़ते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं डॉक्टर कमल? यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं योगा करके हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या आते हैं, एनर्जी कंजम्पशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक तो इस पर जो है उसको चलाते हैं, दौड़ाते हैं। हाँ जी, दौड़ा के मतलब प्राणायाम योगाभ्यास करने के बाद, क्योंकि ये तो डिफरेंट एक्टिविटी है, चलना और दौड़ना। हाँ, दौड़ने से, करने से पहले और करने के बाद हम चेक करते हैं, योगा करने से पहले, करने के बाद। अच्छा, योग करने के पहले और योग करने के बाद उसको यहाँ दौड़ाते हैं। हाँ जी। तो उसका क्या मतलब एडिशनल इफेक्ट क्या हुआ? क्योंकि जो चलने दौड़ने का इफेक्ट तो सब वो तो पहले से मापा हुआ है, लेकिन उसमें प्राणायाम करने के बाद, ध्यान करने के बाद, योगासन करने के बाद उसको क्या मेटाबॉलिज्म में क्या चेंज आते हैं, उसको मापन करते हैं। हाँ जी, जैसे ये चलना एक काम है तो ये एनर्जी कंज्यूम करता है, तो योगा करने से ये चलने में जो एनर्जी कंजम्पशन होता है, सेम काम जो है लेस एनर्जी लेके कर सकते हैं कि नहीं, हम चेक करते हैं। जैसे एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं क्या, वो हम योगा के द्वारा एनर्जी एफिशिएंट बनाने में क्या मदद कर सकते हैं, वो हम चेक करते हैं। इस लैब में हम लोग इन VO2 मैक्स, VO2 सब मैक्स, RMR और लंग फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि एक आदमी के फेफड़े का क्या कैपेसिटी है। ये सब योग करके इंक्रीज कर सकते हैं या क्या मदद कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के मैंने कहा कि पूरी बॉडी के ऊपर कैसे कैसे योग का प्रभाव पड़ता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए ये अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं साइंटिफिक वे में। कैसे कैसे योग से हमारे शरीर पर और हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। योग विशुद्ध रूप से भारतीय ऋषियों की देन है और उस प्राचीन योग के ऊपर आधुनिक अनुसंधान करने के लिए डॉक्टर सरले टेलर्स के मार्गदर्शन में पतंजलि योगपीठ का ये योग रिसर्च डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और इसमें हम मूल्यांकन करते हैं कि योग के अलग अलग रोगों पर किस तरह से प्रभाव पड़ते हैं और उसका पूरा मूल्यांकन करके साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के और जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल तक का एक बहुत लंबा सफ़र है, जिसको यहाँ से हम तय करते हैं। भविष्य में हमारी पूरी योजना है कि एक एक बीमारी के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और ज़्यादा मात्रा में किए जाए, जिससे कि पूरे विश्व का जो वैज्ञानिक तबका है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो एलिट क्लास है, वो और ज़्यादा योग की ओर आकर्षित हो सके। यूँ तो आज पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में योग का वर्चस्व बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के लोग योग को निरोग होने के लिए अपना रहे हैं, क्योंकि योग जहाँ एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, वहीं यह एक संपूर्ण और वैज्ञानिक जीवन पद्धति है और जीवन का अंतिम सत्य का साक्षात्कार भी योग के माध्यम से ही होता है। अतः योग एक चिकित्सा पद्धति और जीवन पद्धति के साथ साथ एक साधना पद्धति है। जीवन के अंतिम सत्य की खोज का साधन है, माध्यम है योग। यह पतंजलि योगपीठ का शालाक्य तंत्र के तहत नेत्र चिकित्सा एवं अनुसंधान विभाग, जिसमें हमारे डॉक्टर अजय पांडे जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनका सहयोग करते हैं यहाँ पर भाई अजय सैनी और ब्रजेश। और इस विभाग का मुख्य रूप से कार्य है हमारा कि योग का हमारे नेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं आँखों से ही आपको संसार की शोभा दिखती है, भगवान का ये संपूर्ण ऐश्वर्य दिखाई देता है, और दृष्टि से तो ये सारी सृष्टि है, और दृष्टि नहीं तो सृष्टि हमारे लिए होते हुए भी न होने जैसा हो जाती है। अर्थात आंखें खाली हमारी एक व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, आँखों के पीछे एक
बहुत बड़ा सत्य है, खाली दृश्य सत्य ही नहीं, वो अंतर्दृष्टि योग से खुलती है वो एक अलग बात है, लेकिन आंखों की रोशनी के ऊपर नेत्र से संबंधित जो रोग हैं, चाहे वो कैटरेक्ट है, चाहे ग्लूकोमा है, चाहे डिप्लोपिया है, चाहे वो कलर विजन है, चाहे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, चाहे और आंखों की एलर्जी है, विजन की डिफरेंट और प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तरह के आंखों के रोग हैं और सभी प्रकार के नेत्र रोगों पर योग का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तो आपने शिविरों में सुना ही है और हमने उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का, कपालभाति प्राणायाम का असर आँख के रोगों पर, नेत्र रोगों पर पड़ता है। उसके अलावा एक दृष्टि करके आई ड्रॉप जो हम बनाते हैं उसका जबरदस्त इफेक्ट है कैटरेक्ट और खास करके ग्लूकोमा जैसे रोगों पर। और जो है चश्मा अक्सर हट जाते हैं लोगों के उसके प्रयोग करने से, उसके ऊपर पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल साइंटिफिक रिसर्च का काम भी हम और आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय देश भर में लाखों रोज प्रयोग करते हैं और अभी तक करोड़ों लोगों ने दृष्टि जो आई ड्रॉप यहाँ से पतंजलि की ओर से दी जाती है उसके रिजल्ट हमने देखे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इस नेत्र चिकित्सा विभाग में, किस तरह से हम लोगों का जो आधुनिकतम सिस्टम है उससे परीक्षण करते हैं। नेत्र रोगों के निदान के लिए सबसे पहले पेशेंट जब इस विभाग में एंटर होता है तो उसकी आंखों को चेक किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि उसका विजन कैसा है। नॉर्मल विजन जो है 6/6 ऐसा होता है और उससे कम या ज्यादा होने पर उसको माइनस प्लस बोला जाता है। माइनस प्लस पावर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव पावर उसको न्यूट्रल करने के लिए, उससे कम विजन है यानी 660 तक हो सकती है, फिंगर काउंट हो सकती है। ये माइनस कब होता है और प्लस कब होता है? माइनस तब होता है जब रेटिना पे इमेज नहीं बनता प्रॉपर, अगर उसके पीछे बन रहा है तो उसको आगे लाने के लिए, इससे ऑप्टिक्स में रेटिना पे इमेज बने तो उसको आगे लाना होगा, यानी प्लस पावर, उसकी फोकस पहले हो जाए। और माइनस तब होता है जब उसको पीछे जाके रेटिना पे पहुंचाना हो, आगे उसकी इमेज बन रही हो रेटिना के, तो इसको माइनस प्लस बोलते हैं, तो उसको माइनस पावर। और इसे वैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वैसे जो नॉर्मली होता है जी को बताया। यहाँ उसका विजन चेक करने के लिए जैसा कि इनको तो क्योंकि चश्मा है ही, तो कैसे पता लगेगा कि इनको कितने नंबर का चश्मा है? इनका चश्मा चेक करने के लिए इस मशीन पे देखा है। चश्मा लेंसोमीटर, ये लेंसोमीटर होता है, इस लेंसोमीटर पे हम चेक करते हैं इनका पावर 1.5 और 1.75। 1.5 और 1.75 ये इस उसका मशीन से देखने से पता लग गया। और यदि कोई फ्रेश पेशेंट आता है तो कैसे चेक करेंगे? फ्रेश पेशेंट के लिए सबसे पहले हम ट्रायल पे हम लगाते हैं, फिर सामने वहाँ दिखाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, अभी नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं। इस छेद में से दिखता है क्या? हाँ दिखता है। क्या लिखा है? ई लिखा है। DN आगे HCU आगे OLAF आगे DHLEN आगे CTPALO। आगे और उसके लास्ट आगे लाइन नहीं देखा, लास्ट लाइन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना ना। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं दिख रहा। नहीं। अब इसका ये मतलब है कि इनकी विजन इतने तक इम्प्रूव की जा सकती है। जब हम आंखों का परीक्षण करते हैं, एक तो तरीका वो हुआ जिसमें हम हिंदी या अंग्रेजी के अक्षर पढ़वाते हैं, या फिर जिसको जो लैंग्वेज आती हो या कुछ भी नहीं आता हो तो फिर उसको डॉट डॉट गिनवाते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। और उसके बाद में वो एक तरीका है अक्षर पढ़वाने का। दूसरा तरीका ये मशीन से क्या चेक करते हैं? इससे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कितना रिफ्रैक्टिव एरर है, डायरेक्ट उसका चश्मे का नंबर कितना आएगा एक्सपेक्टेड, कंफर्म नहीं। कंफर्मेटरी के लिए फिर से जाके ट्रायल देना पड़ता है, फिर वापस वहीं बैठा के मैनुअल। लेकिन एक अंदाज लगा लेते हैं उन कंडीशन में जब पेशेंट वहां पे देने में समर्थ नहीं होता, कभी कभी वो कंफ्यूज होता है, बताता नहीं, तो उसके लिए अंदाज हम यहाँ से लगा लेते हैं। मशीन को क्या बोलते हैं? ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। इसमें कितना नंबर आ गया है? -1.75। 1.75। इसको ये लेफ्ट आई का है कि राइट का है? ये दोनों का आ गया है। ये तो लेफ्ट आई भी आ रही है, राइट आई भी आएगी, दोनों आँखें आती हैं। दूसरी आँख का दिखा। ये लेफ्ट आई थी, अब ये फिर से आ गया राइट आई। ये राइट आई। ये राइट आई है। इसका चश्मा कितना है?
अभी -1.50 बता रहा है, तो 1.50 और 1.75 75 दोनों माइनस में है। झपका नामा थोड़ा सा रखें। तो ये अब जैसे अब दो अलग अलग ग्लास लगाएंगे कि एक ही जैसा लगाएंगे? दो अलग अलग, दोनों आंखों के लिए अलग अलग लगाएंगे। तो दोनों आंखों के लिए अलग अलग ग्लास लगेगा। आंख का निदान होने के बाद, अर्थात ये जब तय हो जाता है कि आंख में माइनस या प्लस का उसको पावर का चश्मा लगेगा, अब उसके सामने दो विकल्प है। पहली बात तो ये है कि अभी क्योंकि उसको अब चश्मा आ गया है तो तुरंत उसको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। अब उस चश्मा लगाना ही ना पड़े और उसका नेचुरल विजन उसको वापस मिल जाए, इसके लिए वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है, दृष्टि आई ड्रॉप का प्रयोग करता है, अमर के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शक्ति भस्म का प्रयोग करता है। तो यह उसका फिर उपचार शुरू हो गया। तो उसमें किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, साल भर भी लग सकता है और वह बिना चश्मे के भी फिर देख सकता है। और वो जब माइनस का है प्लस का है, उस चश्मे के बिना वो पढ़ पाता है। तो एक बड़ी उपलब्धि है जो हमने किया है, नहीं तो अभी तक पूरी दुनिया में ये होता ही नहीं था। डॉक्टर ये बोलते थे कि जैसे एक बार 5 फीट 5 इंच की हाइट है तो घट तो सकती ही नहीं, ऐसे ही बोले जितना नंबर का चश्मा आ गया वो अब पूरी जिंदगी भर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन हमने इस मिथक को तोड़ा है, इस भ्रम को तोड़ा है और लोगों की को नई दृष्टि प्रदान की। अब कैटरेक्ट और ग्लूकोमा की बात आती है। कैटरेक्ट में ऑपरेशन करवाया जाता है, जबकि हमने कहा कि प्राणायाम और दृष्टि का प्रयोग करके और अमल के रसायन आदि जो औषधीय प्रयोग है खाने के, उनको करके, या बहुत ज्यादा सिर रोग होने पर अक्षी तर्पण भी करवाते हैं, जलनीति भी करवाते हैं। उन सारे उपायों को करवा करके आंखों के ऊपर उनके पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन हम करते हैं। अब यहाँ जो हम उसका एक और चेकअप करते हैं, जैसे किसी को आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम ग्लूकोमा बोल देते हैं, काला मोतिया, और सफेद मोतिया को चेक करने के लिए क्या करते हैं? स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन और स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी। उससे हम पूरा उसका देखते हैं, लेंस में ओपेसिटी है कितनी है, किस नेचर का है, सारा चीज, और वो कौन सी स्टेज का है, कौन से स्टेज का है। और यहाँ भी इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि इसका आंख का प्रेशर कितना है। नॉर्मल प्रेशर अप टू 20 तक माना जाता है, 10 से 20 के बीच में नॉर्मल प्रेशर माना जाता है, और उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ग्लूकोमा के स्टेज आ रही है। ये जो साइज टाइप का टोनोमीटर होता है उसमें कॉर्निया में एब्रेशन होने का चांस होता है। इसमें डायरेक्ट हम एयर प्रेशर से उसका प्रेशर चेक करते हैं, तो इसमें कोई आंख के कॉर्निया को कोई भी एब्रेशन या कोई नुकसान होने का चांस नहीं रहता है। इस मशीन को क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर। तो इसमें आंख का प्रेशर चेक कर रहे हैं जी। और आंख खुलवा करके क्या उसमें प्रेशर किसका देते हैं? हवा का प्रेशर सा जाता है, हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ग्लूकोमा और कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ती जाती है। हमारी जीवन शैली में दोष आते जा रहे हैं, अथवा जेनेटिक रीजंस के कारण से भी ये प्रॉब्लम होती है, खान पान के कारण से भी समस्या हो जाती है। अलग अलग प्रकार की हमारी जो कार्य पद्धतियां हैं, जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, तो आंखों के लिए जैसे हम कह रहे थे, एक तो जनरल विजन चेक करते हैं, फिर उसमें कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जो बड़ी समस्या होती है उनके निदान की, उनके डायग्नोसिस की ये फैसिलिटी यहाँ पर है। और फिर हम उपचार का जो माध्यम है वो योग और आयुर्वेद को अपना करके उनको आरोग्य प्रदान करते हैं। तो हमारे भाई क्या नाम है? जय भगवान जय जय भगवान जी हमारे यूएसए से आए हैं, हमारे फाउंडर मेंबर हैं। और जो है इनके हम आंखों का विजन चेक करते हैं, क्योंकि चश्मा तो पहले से ही है ही आपको, लेकिन आपको कैटरेक्ट है या नहीं है वो अभी हमारे डॉक्टर अजय साहब चेक करेंगे। सर्जरी करवा रहे हैं ना? करवाया 2-4-5 साल पहले। इसमें है कैटरेक्ट थोड़ा है। इसके लिए अभी उसमें आंख में दवा डाल के प्यूपिल डायलेट करके फिर पूरा कितना है अभी? अभी कैटरेक्ट तो है पर प्रारंभिक, लेकिन किस कंडीशन में कितने स्टेज में है वो प्यूपिल डायलेट करना पड़ेगा साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप डाल के। श्री जय भगवान जी को जब आंख में देखा गया तो अभी इनको जो बाई आंख में, क्योंकि दाएं आंख का ही पहले ऑपरेशन करवा चुके हैं, बाई आंख में भी जो है वो कैटरेक्ट आना शुरू हो चुका है। अब वो किस स्टेज का है इसके लिए पहले आंख में एक बार दवाई डालते हैं, फिर उसके बाद करीब 20 मिनट तक उसको दवाई को डाल करके रखते हैं
और फिर दोबारा से उसको चेक करते हैं तो पता लगता है कि वो अर्ली स्टेज का है या एडवांस स्टेज का है। फिर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑपरेशन ही एकमात्र माध्यम है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हम अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम करके, दृष्टि आई ड्रॉप का प्रयोग करके, आंवले के रसायन, आंवले रस का प्रयोग करके हम प्रारंभिक अवस्था के कैटरेक्ट को ठीक कर सकते हैं। और ऐसा हमने ठीक किया है, ये एक बड़ी बात है। तो हमने दोनों तरीकों को यहाँ पर अपनाया हुआ है, माने जो डायग्नोसिस है आँख की निरीक्षण की, उसके परीक्षण की, उसके निदान की जो प्रक्रिया है वो आधुनिकतम अपनाते हैं, और उपचार हमारा जो प्राचीन ऋषिमुनियों ने हमें बताया आंखों के बारे में, उसको अपना करके रोगियों को आरोग्य प्रदान करते हैं।